नमस्कार, स्वागत है आपके एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्कर से बातचीत की और जिले में कोरोना संकट से निपटने के लिए डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों और मेडिकल स्टाफ की तारीफ करते हुए उनका आभार जताया। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोरोना के कंट्रोल करने के लिए जहां बीमार वहां उपचार का मंत्र देते हुए कहा कि जिले में जिस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर शहरों और गांव में घर घर दवाएं बांटी जा रही हैं वो सराहनीय है और इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में भी फैलाना है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी के लोगों ने धैर्य और सेवा का उदाहरण पेश किया। और इस संवाद में प्रधानमंत्री ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, सुनवाते हैं आपको। लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं। आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक। ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इटावा के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो पूर्व सीएम अखिलेश यादव के गांव सैफई के मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। सीएम योगी के कल के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी कल सैफई मेडिकल कॉलेज में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री इटावा के किसी गांव में कोरोना से निपटने के लिए चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का ये कोविड को लेकर के, कोविड की जो क्या स्थिति है अभी जो प्रदेश में है फैला हुआ, उसके संबंध में रिव्यू करेंगे सैफई संस्थान में। और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ, प्रशासन के अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और संस्थान का विजिट भी संभवतः करेंगे। ये कार्यक्रम। और मोहम्मद फारिक हमारे साथ जुड़ गए। फारिक, अगर हम बात करें इटावा दौरे की तो क्या क्या कार्यक्रम है? बता दें, इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले सुबह 11:15 बजे मुख्यमंत्री का आगमन होगा। सैफई मेडिकल कॉलेज के पास ही एथलेटिक्स के स्टेडियम में बन रहे हेलीपैड पर वो उतरेंगे। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में स्थलीय निरीक्षण होगा। उसके बाद मीडिया से ब्रीफिंग के बाद वहाँ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। साथ ही सैफई के आसपास किसी और एक गाँव का दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। हालांकि अभी गाँव के दौरे को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सैफई पीजीआई के कुलपति हैं, तो इसलिए L3 हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल भी है, तो उनका वहाँ दौरा होना लाजमी था। जी, शुक्रिया आपका फारिक, जानकारी के लिए। बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर में कोरोना से अब तक 36 रेल कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 450 से ज्यादा रेल कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं, जिससे अभी भी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इज्जत नगर में पूर्वोत्तर रेलवे मंडल कार्यालय और कारखाना है, जहां पर सैकड़ों रेलवे के कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठ रही है। ये हम आपको व्हाट्सएप कर दें। और अब बात अलीगढ़ की, जहां पर मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की इतनी तादाद
में मौत हुई, तो सवाल ये उठता है कि क्या एएमयू से जुड़े लोगों को मौत का कारण कोविड टीकाकरण न करवाना है। अब एएमयू से जुड़े सभी लोगों को एक पत्र जारी किया गया है और अपील की गई है। अपील यह है कि कोई भी वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट न करे। विश्वविद्यालय कर्मचारी और उनके परिवारों के बीच बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ी। सभी संकायों के डीन, प्रिंसिपल, विभागाध्यक्षों, प्रोवेस्ट, अनुभागाध्यक्ष, शिक्षक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी और पूर्व छात्र समुदाय समेत हम सभी की जिम्मेदारी है कि सभी कर्मचारी उनके परिवारजनों तथा छात्रों को प्रेरित करें और प्रयास करें कि सभी लोग भारत सरकार तथा मेडिकल के निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के सुरक्षा के लिए टीका जरूर लगवाएं। ये चिट्ठी लिखी गई है, ये निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की कोविड कर्फ्यू में ढील देने की तीसरी गाइडलाइन के बाद अल्मोड़ा बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों द्वारा आवश्यक सामग्री की खरीदारी की जा रही। वहीं पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में जुटा है। पुलिस पूरी तरह से लोगों को कोविड नियमों का पालन करवा रही है। हमारे लिए नहीं, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने तो अल्मोड़ा में बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं और पुलिस प्रशासन डटा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि हमारे लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के लिए ये पालन आप इन नियमों का जरूर करें। हमारे लिए नहीं। और एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। संजीव बालियान के चचेरे भाई का निधन हो गया है। कोरोना पीड़ित राहुल बालियान ऋषिकेश एम्स में भर्ती थे। संजीव बालियान के एक और भाई की कोरोना से मौत हुई थी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई का कोरोना से निधन हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनके भाई का निधन हुआ था और आज ऋषिकेश एम्स में संजीव बालियान के चचेरे भाई राहुल बालियान का भी निधन हो गया है। कोरोना से वो संक्रमित थे, उनका इलाज चल रहा था, हालत गंभीर बनी हुई थी। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई का निधन हुआ है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? देखो, मैं बताना चाहूँगा, संजीव बालियान के ये परिवार के भाई लगते हैं, मतलब उनके ताऊ के लड़के हैं। जो राहुल है, ये बड़े भाई हैं। ये चुनाव से पहले, चुनाव जिस दिन थे उस दिन ये पॉजिटिव हुए थे। 4 भाई हैं ये। एक राहुल खुद भी जो है वो भी पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद जो भी कुछ दिन पहले जितेंद्र बालियान है वो भी पॉजिटिव थे, वो भी एम्स में भर्ती थे। 4-5 दिन पहले जितेंद्र बालियान है वो भी कोरोना से ही उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद जो राहुल बालियान है उनकी भी कोरोना से मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं संजीव बालियान को बहुत बड़ा मतलब ये धक्का लगा है कि उनके परिवार के ही वो भाई एक्सपायर हो गए। आज वो शाम को डेड बॉडी उनकी पहुंचेगी या शाम को ही उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जी शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। और कोरोना महामारी में निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों से इलाज के नाम पर अधिक वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी महामारी में भी लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं। अलीगढ़ में भी 4 दिन पूर्व एक ऐसा मामला सामने आया जब एक मरीज की ज्यादा कीमत लेने की शिकायत पर अलीगढ़ के डीएम ने जांच की। मामला सच पाए जाने पर अस्पताल को सील कर दिया गया है और उसके खिलाफ थाना क्वारसी में एफआईआर दर्ज की है। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी मेमोरियल फाउंडेशन निःशुल्क भोजनालय की शुरुआत की। अटल भोजनालय पूरी तरह निःशुल्क है। जो व्यक्ति खाना चाहते हैं सुबह और शाम आ सकते हैं। लखनऊ के गांधी कला भवन में ये निःशुल्क भोजनालय शुरू किया गया। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से भोजनालय निःशुल्क है। हालांकि एक पहल बहुत अच्छी है, पर जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है। इक्के दुक्के लोग यहाँ पर ऐसे दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। तो कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी मेमोरियल फाउंडेशन निःशुल्क भोजनालय की शुरुआत की है। महामारी के दौर में कोई भूखा ना सोए, किसी को दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। अटल भोजनालय पूरी तरह से निःशुल्क है। जो व्यक्ति खाना चाहते हैं वो सुबह शाम यहाँ पर आ सकते हैं। लखनऊ में गांधी कला भवन में ये निःशुल्क भोजनालय शुरू किया गया है। कोरोना मरीजों को मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकालने के लिए बाराबंकी जिला प्रशासन ने नायाब तरीका निकाला है। जिले में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हर रोज जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह खुद कोरोना मरीजों और उनके परिजनों से बात कर उन्हें मानसिक तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि न तो मरीज टेंशन में आए और न ही उनके परिजन।
जनपद में 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड टीका लगवाया जा रहा है और सरकार की पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और यह संभव हुआ है पीएम के दूत एमएलसी ए के शर्मा की सटीक रणनीति के चलते। ए के शर्मा की सटीक रणनीति और बेहतर प्रबंधन के चलते वाराणसी क्षेत्र में कोरोना पर कारगर तरीके से निपटने से सरकार को सफलता मिली है, जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने भी की। और अब पूरे पूर्वांचल में कोरोना से निपटने के लिए गांव-गांव में दवाएं और ऑक्सीमीटर भेजे जा रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रयागराज, विंध्याचल और आजमगढ़ मंडल में दवाएं भेजी जा रही हैं। वहीं बलिया और मऊ में दवाएं और 700 ऑक्सीमीटर भेजे गए। ये जो दवाइयाँ भेजी जा रही हैं किनके लिए, किसके लिए और इसको किस तरह की सुविधा के लिए भेजा जा रहा है? देखिए, ये दवाएं पहले भी भेजी जा चुकी हैं और अभी उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये और भी दवाएं हम लोग रोज़ बरोज़ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। असली मुद्दा ये है कि हम ये मानते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसकी या संक्रमित है तो उसके 3 फेज होते हैं। 5-5 दिन के इस पूरे संक्रमण का आप 5-5 दिन का 3 फेज बना सकते हैं। पहला 5 दिन ऐसा होता है कि उन 5 दिनों में अगर आपने ये दवाएं ले ली, जैसा कि हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, तो ज़्यादातर संभावना है कि आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने उन 5 दिनों में नहीं लिया, 5 दिन बाद आप लेट हो गए, सतर्क नहीं रहे, तो आपकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कब कितना गिर जाएगा और आप कितने खतरे में पहुंच जाएंगे वो कह पाना मुश्किल है। एक तरफ कोरोना ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं और लोग लॉकडाउन में घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। गुरुवार शाम को सदर थाना इलाके के अहमदाबाद मोहल्ले में चोरों ने एक घर से पानी का मोटर उखाड़ लिया और बाइक से रफू चक्कर हो गए। चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। तो देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सहारनपुर की, जहां पर पानी की मोटर चुरा ले गए और ये पूरी जो घटना है, ये जो पूरी चोरी है, ये सीसीटीवी में कैद हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 2 आईएएस और 3 पीएसएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आईएएस आकांक्षा वर्मा डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर बनाई गई हैं। आकांक्षा वर्मा को काशीपुर के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी है। पीसीएस अनिल चान्याल बने प्रधान प्रबंधक नादेही चीनी मिल। पीसीएस सीमा विश्वकर्मा को अल्मोड़ा की डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, ये प्रशासनिक फेरबदल कहां पर हुआ है, किसको क्या जिम्मेदारियां मिली? जी, अब देखिए, उत्तराखंड शासन ने 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें आईएएस विशाल मिश्रा को डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर के पद से हटा दिया गया है और उसके बाद में जो आईएएस अधिकारी आकांक्षा वर्मा है, उनको डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर का चार्ज दिया गया है। इसके साथ साथ सुरेश चंद्र जोशी जो सचिवालय संवर्ग के अधिकारी हैं, उनको अपर मुख्य कार्य अधिकारी उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ देव कृष्ण तिवारी को से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग का चार्ज उनसे हटाया गया है। तो लिहाजा 2 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हालांकि ये रूटीन तबादले हैं और ऐसे में अलग अलग जनपदों में इनकी तैनाती की गई है। उत्तराखंड शासन ने 2 आईएएस अफसर और 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जी, धन्यवाद विनोद, जानकारी और अपडेट्स को लेने के लिए। तो आईएएस आकांक्षा वर्मा डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर बनाए गए हैं। पीसीएस अनिल चान्याल को प्रधान प्रबंधक नादेही चीनी मिल बनाया गया है। और चलिए, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के क्या हाल रहे वो बताते हैं। बीते 24 घंटे में 7,735 नए केस सामने आए हैं, यानी कि आंकड़ा बढ़ा है। 24 घंटे में प्रदेश में 17,668 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 24 घंटे में 172 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और यूपी में कोरोना के कुल 1,06,276 एक्टिव केस मिले हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 29 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा है।
यूपी में बीते 24 घंटे में 7,735 नए केस कोरोना के मिले हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 17,668 मरीज डिस्चार्ज हुए और प्रदेश में 24 घंटे में 172 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के कुल 1,06,276 एक्टिव केस हैं इस वक्त। और बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ की बात करें तो 29 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो 24 घंटे में प्रदेश में 17,668 मरीज ठीक भी हुए हैं और 172 कोरोना मरीजों की मौत पूरे प्रदेश में हुई है। अगर केवल लखनऊ की बात करें 29 लोगों की जान गई। 1,06,276 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ में बीते 24 घंटे में 29 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। 24 घंटे में 172 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के कुल 1,06,276 एक्टिव केस हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या नया अपडेट है? जरूर है कि के बाद ऐसा हुआ है जब 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 200 से नीचे गया हो। पिछले जो 24 घंटे का आंकड़ा है, प्रदेश में 172 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। कई दिनों बाद ऐसा हुआ है क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें लगातार तो 250 के ऊपर मौतें हो रही थी, बल्कि 300 350 तक मौतों का आंकड़ा नजर आ रहा था। लेकिन आज ये रात रहा। हालांकि अगर हम टोटल केसेस की बात करें तो कई दिन से लगातार केस कम हो रहे थे, लेकिन आज जो प्रदेश में केस हैं उनकी संख्या बढ़ी है। कल प्रदेश में 7,000 से नीचे केस आए थे, जबकि आज 7,000 से ऊपर, लगभग 7,500 से ऊपर केस आए हैं। तो एक तरफ जहां राहत भरी बात है तो दूसरी तरफ चिंता वाली कि अचानक घटते हुए केस की संख्या में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। एक चीज और देखने के लिए अगर राजधानी लखनऊ के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो पिछले जब से कोरोना काल का सेकेंड वेव आया है, लखनऊ में ही सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। शुरुआती दौर जो था उसमें यह भी देखा गया कि पूरे प्रदेश में जितने केस आते थे उसके लगभग 33% केस अकेले लखनऊ में थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो लखनऊ में 300 से नीचे केस आए हैं, जबकि पीक पर जब कोरोना था तो ये संख्या 6,500 को पार कर गई थी। तो कहीं पर राहत है और कहीं पर एक झटका जरूर है, क्योंकि पूरे प्रदेश के मौत के आंकड़ों को देखें तो राहत की बात है, लखनऊ को देखें तो राहत की बात है। लेकिन जब बात करते हैं टोटल जो संक्रमित हुए हैं उनकी, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से चिंता की बात है कि लगातार घटते हुए केस अचानक कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे इतना फर्क आता है कि कल और आज के जो आंकड़े उनमें एक। बिल्कुल, शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बीते 24 घंटे में ये जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। और अब बात चमोली की करते हैं। लामबगड़ में बीते दिन हुए तेज बारिश से 50 मीटर सड़क बह गई। इस दौरान लामबगड़ में फंसे जैन मुनियों को पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस ने जेसीबी से रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी को सुरक्षित पार पहुंचाया गया। तो सड़क बह गई थी, उसमें कुछ जैन मुनि फंस गए थे। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जेसीबी की मदद ली गई और उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और लामबगड़ में 4 लोग नदी के उफान में फंसे। एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और भारी बारिश से नदी में जो उफान था उसके बाद रस्सी के सहारे लोगों को नदी पार करवाई गई। तो जोशीमठ के लामबगड़ की एक और तस्वीर आपके सामने है। लोग तेज बहाव की वजह से फंस गए थे, जिसके बाद रस्सी का सहारा लिया गया और लोगों को पार कराया गया। जोशीमठ में एक बार फिर से पुल बह गया है। तपोवन टनल के पास जो पुल बनाया गया था, झूला पुल, भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला पुल था, धौली गंगा में बह गया। पीडब्ल्यूडी ने 2 महीने पहले ही ये पुल बनाया था। 7 फरवरी को ऋषि गंगा में आई जल प्रलय के बाद ये पुल बना था। देखिए, नया पुल था, फरवरी में ही बना था। और जो तपोवन टनल है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था ग्लेशियर के टूटने के बाद, वहीं पर ये पुल बना, लेकिन ये पुल एक बार फिर से बह गया है। तो ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी और ऋषि गंगा में ही ये पुल एक बार फिर से समा गया। इससे पहले भी पुल था। आपदा के दौर में जब ग्लेशियर वहां से टूटा, तबाही मची, उसके बाद इसको नए सिरे से पुल बनाया था, लेकिन ये पुल भी बह गया।
हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से जलभराव हो गया। जलभराव की वजह से हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पे पानी भर गया है और इतना पानी भर गया है कि कार वहां पर चलने की बजाय तैरने लगी। हाईवे पर पानी भरा हुआ है। आप देखिए कार जा रही थी और देखते देखते कार पानी में तैरने लगी। आप अंदाजा लगाइए कि हाईवे की हालत क्या हो गई है, वहां कितना पानी भर गया है। तो हाईवे की ये बदहाली है, तेज बारिश के बाद वहां पर इतना पानी भर गया कि कार तैरने लगी। तस्वीर देखिए। देखना भी कहाँ जाएगा। ओ उठ गई। अरे नहीं, अरे नहीं। ओ गया भाई, तैर गई गाड़ी। ये नहीं लग रहा है वो क्या करेगी बताओ। तो हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इतना पानी भर गया है कि कार का चलना मुश्किल हो गया। अरे नहीं। गया भाई। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।